हमने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए, हम पिछली क्लास में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हमने कहा था कि 3% ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है कंपाउंड्स के साथ में और वो फिर ट्रांसफर होती है। पीछे जो 97% जो ऑक्सीजन है, ये जो 97% ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ये जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो 97% तो ट्रांसफर होती है अपने किस फॉर्म से, प्लाज्मा में, सॉरी आरबीसी में हीमोग्लोबिन से जुड़कर। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 4 कंडीशन मैंने बताई थी वो हमेशा याद रखनी है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, low H plus concentration and low temperature, these all condition favors oxyhemoglobin formation. हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसलिए कितनी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। मैंने एक चीज ये बताई थी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कि गैसेस जो है इनका फॉर्मेशन और टूटना मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर पर। पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में किसका ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे O2 का एल्वियोलाई में प्रेशर ज्यादा होता है और CO2 का कम होता है, इसलिए O2 की सरफेस पर ये तो ज्यादा एंटर करता है और CO2 बाहर निकलता है एल्वियोलाई की सरफेस पर। उसी तरह से टिश्यूज के लेवल पर अगर हम बात करें तो टिश्यूज के लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg टिश्यू लेवल पर, जबकि CO2 का होता है 45 mm ऑफ Hg। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है कहां पर, टिश्यू लेवल पर CO2 का, इसलिए वहां पर CO2 वहां पर एंटर करता है और O2 लीव करता है। ये CO2 तो टिश्यू के अंदर एंटर करता है और O2 वहां से बाहर निकलता है। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CO से। CO क्या है हमारे पास, CO हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO हमारे पास में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये 200 से 250 टाइम्स क्या होता है, ये ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल होता है और इसकी जो है वो इतने टाइम्स हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। इतने टाइम्स इस हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड की जुड़ने की क्षमता या कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो पहले कौन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल पहले हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, क्योंकि ये इतने टाइम्स मोर सॉल्युबल है, मोर एफिनिटी रखता है इससे हीमोग्लोबिन बॉन्डिंग। इसीलिए जब हम थोड़े से पॉल्यूशन वाले रीजन में चले जाते हैं, तो जैसे ही हम पॉल्यूशन रीजन में एंटर करते हैं एकदम से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा एफिनिटी रखते हैं ये दोनों गैसेस हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए, ये आसानी से जुड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि व्हाई CO binds more, तो आप कहेंगे इट हैव 200 to 250 times more affinity than oxygen to form a compound hemoglobin carbon monoxide। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है इसलिए बताया। अब नेक्स्ट
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। जैसे हमने O2 पढ़ा था वैसे ही CO2 का। अब बुक में बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है, इधर कुछ दे रखा है, 2-3 पॉइंट अच्छे से समझ लो, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और 2-3 पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? एक तो होता है डिसॉल्व प्लाज्मा। डिसॉल्व प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कितने परसेंट ट्रांसफर होता है? तो 5 to 7% ट्रांसफर कहां से होता है? डिसॉल्व प्लाज्मा की फॉर्म में। यानी सिंपल सा क्या होगा, वहां पर ये वाला कंपाउंड बनता है कार्बोनिक एसिड, और उसके थ्रू जो है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड जो है वो टिश्यू सरफेस पर जाएगा, पार्शियल प्रेशर के हिसाब से वो एंटर करता है। तो डिसॉल्व फॉर्म में इतना हो गया। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है, तो आपको 3 पॉइंट लिखने। ये पहला हो गया। दूसरा है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। कौन से आयन की फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो देखिए क्या होता है, CO2 एंटर करता है आरबीसी में, और वो क्या करता है, CO2 एंटर करता है आरबीसी के अंदर, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, H2CO3 का फॉर्मेशन करता है, और ये किसमें टूट जाता है? ये H+ और HCO3- में टूट जाता है। ये किसमें टूट जाता है? H+ और HCO3- में। H+ और HCO3- दिखा दे रहा है, ठीक है। H+ और HCO3- में टूट जाता है। ये HCO3- क्या है? बाइकार्बोनेट आयन। तो CO2 H2O के साथ में जुड़ रहा है आरबीसी में, H2CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर H2CO3 तुरंत किसमें? इमीडिएटली ये क्या है, तुरंत ही किसमें डिसोसिएट हो जाता है? H+ और HCO3- में। ये क्या है यहाँ पर? बाइकार्बोनेट आयन। अब इस बाइकार्बोनेट आयन की क्वांटिटी है वो आरबीसी में क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ये इंक्रीज होगी तो ये डिफ्यूज आउट होगा, किसमें जाएगा? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जाने के बाद ये पोटेशियम और सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा, तो KHCO3 और NaHCO3 का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। ये फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट कहां तक जाएंगे? टिश्यू लेवल तक जाएंगे। वहां जाने के बाद फिर क्या होगा, वो वहां पर डिसोसिएट हो जाएंगे, टिश्यू को मिल जाएगा। तो इस तरह से वहां पर क्या होता है ये, और टिश्यू लेवल से ये जब आते हैं तो टिश्यू लेवल से आए गए, आरबीसी में एंटर किया, जिसका फॉर्मेशन करता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो है वो इनके साथ में जुड़ता है, एल्यूलाई की सरफेस तक आया, और यहाँ पर क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये किसमें टूटेगा? CO2 H2O में टूटेगा, और CO2 बाहर चला जाएगा एल्यूलाई से। तो इस तरह से क्या होता है इनका सिंपल सा ट्रांसपोर्टेशन। ये दो ही लाइनें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज है यहाँ पर, ये एंजाइम क्या हुआ है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये इसमें क्या होता है? रिंग मेटल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक तो कार्बोनिक एंजाइम में कौन सा, एनहाइड्रेज में कौन सा मेटल है? तो आप कहेंगे जिंक। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये इस रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कैटेलाइज करता है। ये रिएक्शन, ये एंजाइम क्या करता है?
एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से क्या करता है, इस रिएक्शन को कराता है, यानी कि ये जो काम हो रहा है वो लेस देन 1 सेकेंड में होता है। 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ये रिएक्शन पूरी हो जाती है, क्योंकि इस एंजाइम का काम बहुत ही अच्छा काम है, ये बहुत तेजी से काम करता है और हमेशा तेजी से काम करता है। तो क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो आपका आंसर ये जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अपन ने ये तो कहा कि जब आरबीसी में इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो आरबीसी इसको आउट कर रहा है प्लाज्मा में, तो आरबीसी में आयन का बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा क्या? उसके पास H प्लस तो रह जाएगा, माइनस चला जाएगा, तो आरबीसी में बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब बैलेंस कोई बिगड़ने देगा क्या? नहीं, बैलेंस कोई बिगड़ने नहीं देगा। सिस्टम इस प्रकार तैयार किया है, कुछ भी बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। क्लोराइड आयन जो है ये क्या करता है, इसकी कमी पूरी करता है और ये चला जाता है आरबीसी, वो आया बाहर, ये चला गया, ताकि वहां पर सभी बैलेंस हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस बना रहता है। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, तो इसको क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे। आपको क्लोराइड शिफ्ट के बारे में कहीं भी पॉइंट लिखा हुआ है तो क्लोरीन आयन जाता है आरबीसी के अंदर, इसलिए -+ को बैलेंस करते। इसका एक और नाम दे रखा है, इसका नाम दे रखा है हामबर्गर इफेक्ट। ठीक है ना, हामबर्गर इफेक्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा इस नाम को, या हामबर्गर फिनोमेना इसको बोलते हैं, क्लोरीन शिफ्टिंग का। क्लियर है इस बात? तो इस तरह से बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन आदि हुई है, H2CO2 बन जाता है, ये इमीडिएटली किसमें टूट जाता है, H प्लस और HCO3 माइनस। HCO3 माइनस एक्युमुलेट होगा आरबीसी में, ये एक्युमुलेट होगा प्लाज्मा में जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा तो वहां पर पोटेशियम है, सोडियम है, उसके रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स बनाएगा। इधर उसके पास में माइनस की कमी हो गई तो क्लोरीन एंटर करेगा, इसे हम क्लोराइड शिफ्ट हामबर्गर इफेक्ट कहते हैं। और इस तरह से हमारी बॉडी में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हमारे पास दो मेथड है, कार्बोनिक एसिड, दूसरा एक तो डिसॉल्व प्लाज्मा में और दूसरा बाइकार्बोनेट आयन। ये दो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हुए CO2 के, ये कितना हुआ, ये 70%। 70% CO2 इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, तो 7 and 70 कितना हो गया, 77। 23% बताते हैं, पहले इसको समझा, लिख लीजिए इसको फिर बताते हैं। चलिए आगे चले। आप एक बार बुक से भी रीडिंग लगा लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार। ठीक है, आज हमने पढ़ा, कोई दिक्कत हो, कुछ अलग सा लगे कि ये समझ में नहीं आई तो आप वो वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है CO2 के ट्रांसपोर्टेशन से, वो है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और कितने परसेंट
23%। हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ गए। अभी तक हमने हीमोग्लोबिन का कहीं नाम ही नहीं लिया CO2 ट्रांसपोर्टेशन। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ में जुड़कर CO2 कितने परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है। और कौन सा कंपाउंड बनता है, तो हम कहेंगे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब तो इसके लिए आया है अपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एमिनो हीमोग्लोबिन आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन में एमीन ग्रुप होता है, क्योंकि कौन से एसिड होते हैं इसमें, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड होते हैं, एमीन ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम दिया है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्ब एमिनो मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ता है, CO2 जुड़ता है, और इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो क्या है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से, और कितने परसेंट CO2 का, तो आप कहेंगे 23% CO2। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है CO2 टिश्यू लेवल पर, फिर एल्वेओलाई तक वो आता है। जैसे ही वो एल्वेओलाई तक आता है, वहां पर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण वहां पर डिसोसिएट होता है, और जो है वो क्या करता है, आगे बाहर फेंका जाता है। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमने गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ किसके साथ में जुड़ेगा और कहाँ टूटेगा, ये सब आपको मालूम चल गया। एक जगह पर तो जुड़ता है, दूसरी जगह पर टूटता है, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग, गैसों का अलग अलग जुड़ने की जगह है और टूटने की भी अलग अलग जगह है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इस रेस्पिरेशन चैप्टर में अब तक जो हमने पढ़ा है, कोई भी दिक्कत है कभी भी पूछ सकते हो। लास्ट पॉइंट आज इस चैप्टर का वो स्टडी करने जा रहे हैं, वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन, ठीक है। पहली चीज है रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी रिएक्शंस जो है वो कैसी रिएक्शन है, तो यह एक इनवॉलेंटरी रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। इनवॉलेंटरी एक्शन का क्या मतलब होता है, कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। फिर आपको भी कभी कभार रोक देते हैं, ठीक है, वो सब एक अलग मैटर करता है, एडेप्टेशन और सेमी इनवॉलेंटरी हम कह सकते हैं, लेकिन दैट इज डिफरेंट फिक्चर। अब इनवॉलेंटरी एक्शंस का कंट्रोल किसके पास में होता है, तो ब्रेन का एक रीजन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसा रीजन है ब्रेन का जो जितनी भी इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होती है उन सभी का कंट्रोल उसके पास में। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में सभी इनवॉलेंटरी रिएक्शंस का क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे कि मेरी हार्ट बीट है, वो भी किसके कंट्रोल में है, तो आप कहेंगे मेडुला के कंट्रोल में। तो रेस्पिरेशन के भी वहां पर क्या है, ऑफिस बना हुआ है मेडुला के अंदर। दो ऑफिस बने हुए हैं, एक तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा वेंट्रल, ठीक है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी और वेंट्रल रेस्पिरेटरी। डॉर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी क्या है, ये कहां पर होते हैं, तो ये होते हैं हमारे मेडुला में। और मेडुला में ये डॉर्सल किसने लिखा है, तो इसका जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, इसका मतलब ये है कि ये डॉर्सल ऑफ मेडुला, मेडुला के डॉर्सल पार्ट में क्या होता है, ये इसका सेंटर होता है। और ये क्या करता है, तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करता है। इंस्पायरेशन के लिए डायफ्राम को फ्लैट करता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो भी मसल्स जो है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए डॉर्सल रेस्पिरेटरी।
उसी तरह से वेंट्रल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर होगा, तो ये सिर्फ वेंट्रल में नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे वेंट्रोलेटरल पार्ट। कौन सा कहेंगे हम, वेंट्रोलेटरल पार्ट में होता है। आगे इस तरफ ना, इस साइड में क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, और आगे, ठीक है ना। तो वेंट्रोलेटरल पार्ट में ये होता है। किसका वेंट्रोलेटरल पार्ट, हम मेडुला की बात कर रहे हैं। किसका, मेडुला का। मेडुला का वेंट्रोलेटरल पार्ट में तो इसका सेंटर होता है, और दूसरा सेंटर कहाँ होता है इसका, डॉर्सल पार्ट में इसका सेंटर होता है। ये दोनों क्या करते हैं, तो ये दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए मसल्स डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। इनके इन सेंटर्स से ही क्या होता है, सिग्नल मिलता है, जिससे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और एक्सपायरेशन के लिए ये रिलैक्स होती है। तो इन दोनों का कंट्रोल किसके पास में है, मेडुला में जो सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स के पास में इसका कंट्रोल होता है। तीसरी चीज है हमारे पास, वो है पोन्स वेरुलाई। आपने नाम सुना होगा ब्रेन का, पोन्स वेरुलाई आपने नाम सुना होगा। पोन्स हमारे किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ठीक है ना। तो पोन्स वेरुलाई भी किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। मेडुला तो बहुत कॉमन है कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, तो हमें मालूम है कि हाइंड ब्रेन, ठीक है। पोन्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भी कहाँ है, किस कौन से ब्रेन का पार्ट है ये, तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जैसे फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, उसी तरह से हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, और इसमें एक पार्ट कौन सा है, पोन्स वेरुलाई। सिंपल सा मैं ये कहूं, ये इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, वो क्या करता है, फ्लो करता है इंस्पिरेशन एक्टिविटी को। जब भी इंस्पिरेशन एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि जब भी रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करता है, सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन बताता है कि जो है सिग्नल, न्यूरॉन सिग्नल जाता है, ठीक है, ब्रेन के पास है कि रेस्पिरेशन रेट जो है इंक्रीज हो गई है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये फिर क्या करता है, पोन्स वेरुलाई, इसके अंदर जो रिदम सेंटर होता है, ये रिदम सेंटर क्या करता है, उसको स्लो डाउन करता है। तो इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। पूरा का पूरा जो रेस्पिरेशन है वो इनके कंट्रोल में होता है। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इसमें कौन सा सेंटर होता है, तो इसमें हम बोलेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। पोन्स वेरुलाई में कौन सा सेंटर लिखेंगे हम, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहां पर होता है ये, पोन्स वेरुलाई में। लिख लीजिए, ठीक है ना। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, यहाँ के डॉर्सल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वेंट्रल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, पोन्स वेरुलाई, ठीक है। इसमें कौन सा सेंटर हो जाएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो इंस्पिरेशन रेट को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन चैप्टर के लिए कोई भी डाउट है, कभी भी आप पूछ सकते हो। एक बार जस्ट थोड़ा सा रिकैप देता हूँ कि रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा पूरे चैप्टर स्टार्ट हुए। सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी। मैंने आपको स्टार्ट में ही सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है,
तो हमने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज का सिंपल मॉलिक्यूल CO2 और H2O में टूटना, उसके साथ में हमें क्या मिलती है, ATP मिलता है। क्या है ATP? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और रेस्पिरेशन में का मेन टारगेट ही क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। दो टाइप की मेनली रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, अबाउट 38 एटीपी, और एनाएरोबिक में 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। फिर आते हैं हम किस पर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, तो कंडक्टिंग पार्ट और मेन दूसरा एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में यहाँ हम कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो बाहर वाला पार्ट और दूसरा अंदर वाला पार्ट। एक्सटर्नल लेयर, फिर इंटरनल लेयर, नेजल चैम्बर, उसके बाद नेसोफेरिंक्स, फिर ओरोफेरिंक्स, फिर लैरिंगोफेरिक्स। लैरिंगोफेरिक्स के बाद फिर आ जाएगा, फेरिंक्स के 3 पार्ट हो गए ना, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, और हमारे पास तीसरा कौन सा है, लैरिंगोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स ऐसा पोर्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है, फूड और एयर दोनों मूव करते हैं। अपन कहते हैं ना कि कौन सी ऐसी ट्यूब है जिससे फूड भी जाता है और एयर भी जाता है, तो हम कहेंगे फेरिंक्स। ठीक है, फिर लैरिंक्स हो गया जिसे बोलते हैं साउंड बॉक्स, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती है। वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन साउंड हमें कैसा प्रोड्यूस करना है, कौन क्या शब्द बोलना है, ये तो हमें ब्रेन बताता है। लेकिन साउंड का प्रोडक्शन कहां से होता है, तो लैरिंक्स से होता है। इसी लैरिंक्स को बर्ड्स में क्या बोलते हैं, सिरिंक्स बोलते हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं, एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं विंड पाइप, या उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। विंड पाइप और ट्रेकिया पर सी शेप की क्या होती है, रिंग्स होती है। ये सी शेप की रिंग्स किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। लगभग 6 to 20 क्या होती है, कार्टिलेज रिंग्स होती है। ये कार्टिलेज रिंग क्या करती है, जैसे ये ट्रेकिया है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो चिपक ना जाए, इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। ट्रेकिया जो ट्यूब होता है उसके अंदर सीलिया होता है, जो फॉरेन पार्टिकल के मूवमेंट को क्या करता है, बाहर की ओर धकेलता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो सी शेप रिंग क्या होती है, तो अपन कहेंगे पीछे की तरफ इसोफेगस है, इसलिए सी शेप रिंग होती है। अपन कहते हैं फूड एंटर क्यों नहीं करता है, तो अपन ने कहा था कि एपिग्लॉटिस एक ढक्कन होता है जो कवर कर लेता है ट्रेकिया को फूड ईटिंग के समय, अदरवाइज इट इज ओपन ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद अपन आए, फिर आने के बाद वहां पर क्या होता है, लंग्स के अंदर जाने के बाद ये डिवाइड हो जाता है, किसमें, विंड पाइप डिवाइड हो जाती है, किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में। और वो पहली जो ब्रांच बनी उसे प्राइमरी, फिर आगे फर्दर ब्रांच बनती है सेकेंडरी, फिर फर्दर ब्रांच बनती है टर्शियरी, क्वाटरनरी, ब्रोंक्यूल, और लास्ट में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पर जाकर खत्म होती है जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। इसकी मेम्ब्रेन जो है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, उसके पीछे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये एल्वेलाई की बात थी। ठीक है, और एल्वेलाई की हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर उसके बाद में उसमें ऑक्सीजन एंटर करता है और CO2 बाहर निकलता है, इस तरह से आपके फिर जो है वो पल्मोनरी वेन ले जाता है ब्लड को। ये काम होता है कहां पर, एल्वेलाई की सर्फेस पर। लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है वो हमारे थोरैक्स रीजन में होते हैं, यानी डायफ्राम से ऊपर वाला पोर्शन थोरैक्स रीजन होता है। लंग्स हमारे थोरैक्स रीजन में बोनी कैविटी में क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, जिसमें साइड में रिब्स होती है, आगे की तरफ स्टेनम होता है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये सब किसका फॉर्मेशन करते हैं, थोरैसिक चैम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने कहा था कि 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, इसमें 7 तो होती है ट्रू रिब्स जो डायरेक्ट स्टेनम से जुड़ी होती है, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। 8, 9 और 10 जो होती है वो क्या होती है, तो वो स्टेनम से नहीं जुड़ी होती है और 7 से जुड़ी होती है। 8, 9, 10 इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिंपली फॉल्स रिब बोलते हैं। इस बार क्वेश्चन आया था इसलिए बता रहा हूँ। और 11 और 12 जो होती है ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये आपकी 11th में था चैप्टर, अभी नहीं है। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स होती है, अभी जरूरी थोड़ा सा रेस्पिरेशन के हिसाब से बताया। फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वो कौन सी होती है, 11th एंड 12th, जो पीछे से जुड़ी होती है, आगे से फ्री होती है। लंग्स में हमारे पास दो लंग्स है, राइट और लेफ्ट। राइट में हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में हमारे पास 2 लोब होते हैं। लेफ्ट जो है वो थोड़ा छोटा होता है, किस वजह से, तो हार्ट की वजह से। हार्ट दो लंग्स के बीच में ही होता है,
थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका होता है। लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है डबल लेयर से, जिसको हम कहते हैं प्लूरल बैग। उसमें 2 लेयर्स होती है, पेटल और अंदर वाले क्या बोलते हैं उसको, विथरल लेयर। इन दोनों के बीच में फ्लूइड बना होता है जो इसको मॉइस्ट बनाता है, उसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये किसकी बात थी हमारे पास, रेस्पिरेटर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या क्या पढ़ा, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पढ़ा। इंस्पिरेशन कब होता है या क्या कंडीशन है, कब गैसेस को हम इनहेल करेंगे, तो कहेंगे ज्यादा होना चाहिए बाहर का प्रेशर, अंदर होना चाहिए कम प्रेशर। बाहर ज्यादा से कम की तरफ आसानी से आएगी, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा। अंदर का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, तो रिब्स मूव आउटवर्ड अपवर्ड, स्टर्नम मूव अपवर्ड, डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट शेप का हो जाता है। ये सारी चीजें, और ये जो मसल्स होती कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये 4 चीजें इंस्पिरेशन करवाती है, और ये सारी की सारी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी, तब क्या होगा, एक्सपिरेशन। नॉर्मल पोजीशन पर आएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो एक्सपायरेशन। फिर पढ़े पल्मोनरी वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम 500 ml अंदर बाहर करते हैं, दम लगा कर लिया एयर 500 ml लेने के बाद आईआरवी 500 ml निकाल दिया और दम लगाकर निकाला ईआरवी। आईसी क्या होता है, मैंने निकाल दिया, मैं कितनी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी दम लगाकर एयर लूंगा, आईसी। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैं कितना एक्सपायर करूंगा, दैट इज ईसी। रेजिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर नहीं निकलता है, 1200 ml है। उसी तरह से फिर हमारे पास वाइटल कैपेसिटी है, मैंने पूरा खाली कर दिया दम लगा के एयर, कितनी ले सकता हूँ, तो ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी। मैंने दम लगा कर ले ली एयर, मैं कितनी बाहर निकाल सकता हूँ, आईआरवी टीवी एंड टीवी ईआरवी तीनों दोनों सेम है, इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल में आरवी जोड़ देंगे तो टीएलसी हो जाएगा। ये थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज हमने आज ही पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। फिर भी जो भी डाउट हो आप पढ़ के पूछ लीजिए, और एक ऐसा होगा तो हम लास्ट की एक क्लास क्वेश्चन सॉल्विंग भी रखा देंगे। सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, सर्कुलेशन को बहुत सिंपल वे में समझे तो इसे हम ट्रांसपोर्टेशन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एक गांव में सब्जी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे गांव में वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक गांव से सब्जी जो है वो कहां पर जाएगी, दूसरे गांव में जाएगी, और दूसरे गांव से वीट हमारे गांव में। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, इसी तरह से एक्सचेंज होता है। कोई ऑर्गन कुछ फॉर्मेशन करता है, कोई कुछ फॉर्मेशन करता है, सभी आने ले जाने लाने तो पड़ते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या है, सर्कुलेशन। सिर्फ बॉडी के अंदर ही होता है क्या, नहीं, बॉडी से बाहर भी तो आने करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सर्कुलेशन हो जाएगा। मतलब हम सिंपल सा कहेंगे एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, और ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल टू सेल जो एक्सचेंज होता है वो सब क्या है, सर्कुलेशन। ये सिस्टम बनता है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे पास 2 बेसिक टाइप होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और दूसरा होता है हमारे पास में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। ब्लड जो है वो डायरेक्टली विदाउट ब्लड वेसल्स मूव करता है, उसे हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें होता है, तो हम कहेंगे ऑर्थोपोडा में होता है, और दूसरा किसमें होता है, तो हम कहेंगे मोलस्का में होता है। क्लोज की बात करें तो ब्लड रेगुलेटेड वे में फ्लो होता है, इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है,
इसमें यहाँ पर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया है, तो हम कहेंगे दो फाइलम है, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। एनेलिडा एंड एनेलिडा का मतलब अर्थवर्म और कॉर्डेटा का ह्यूमन ले लीजिए, ऑर्थोपोडा कॉकरोच और मोलस्का ऑक्टोपस। ये तो हमारे पास दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, ओपन और क्लोज। डायग्रामेटिकली हम इनको क्लोज तो हमें पूरा पढ़ना ही है, ओपन के बारे में भी हम कल इसको देखेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी देते, देख लीजिए पहले। ये एग्जांपल ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा और एनेलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का और एनेलिडा कॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा होगा, है ना। एक गांव से गेहूं और जो सब्जी जो है वो बिना ट्रांसपोर्टेशन के, वो ट्रांसपोर्टेशन किसी न किसी वे तो होना चाहिए, बाय बस से, ट्रक से, कैसे न कैसे तो ट्रांसपोर्ट होगा। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी वो किसी न किसी से ट्रांसपोर्ट तो होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड। उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी फ्लूइड। हमारी बॉडी में हमें दो फ्लूइड पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है ब्लड और दूसरा पढ़ना है, ठीक है। ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में छोटी सी जानकारी ये है कि ब्लड कैसा टिश्यू है, ब्लड लिम्फ कैसे टिश्यू है, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड और लिम्फ कैसे टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन कार्टिलेज। बोन कार्टिलेज जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन से कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से, ब्लड वाले। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी डिटेल है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू। थैंक यू सर।